सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जिनसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं और जो हमको कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले होते हैं कि यहाँ पर हम क्या लिखें, तो वो क्वेश्चन यहाँ को इस वीडियो में इंक्लूड किए गए। तो जितने भी साथी हैं इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर वॉच करेंगे और इनसे बहुत ज़्यादा उनको प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, कहने का मतलब किसी वस्तु की गति के कारण, जो कोई वस्तु है उसमें गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा जो होती है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब जो वस्तु होगी वो किसी गति के कारण अगर उसमें कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है तब उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा 1/2 के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा का मान 1/2 mv² के बराबर होती है। चीज़ें क्लियर हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, ऊर्जा कितने रूप में होती है। ऊर्जा कितने रूप में होती है, ऊर्जा के कितने रूप होते हैं। तो ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, जैसा कि पहला रूप आप लोग देख सकते हो यांत्रिक ऊर्जा का, दूसरा रूप देख सकते हो गतिज ऊर्जा का, तीसरा रूप देख सकते हो आप लोग स्थितिज ऊर्जा का। ऐसे रासायनिक ऊर्जा है, ताप ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, आवेशीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा। यहाँ पर टोटल आपको 9 प्रकार की ऊर्जाएं दी गई हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे बन जाता है कि निम्नलिखित में ऊर्जा है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको एकदम करेक्ट ऑप्शन वहाँ पर चुनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको ये 9 की 9 ऊर्जाएं याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है हमारा, तो वो है सर हमारा सूर्य। क्या है? सूर्य। पृथ्वी का एकमात्र स्रोत जिसको हम खत्म नहीं कर सकते ऊर्जा का, वो मेरा क्या है? सूर्य। और सूर्य से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर है दोस्तों। चौथा प्रश्न कह रहा है, गीले कपड़े, नीली लकड़ियाँ, गीले कपड़े, गीली लकड़ियाँ तथा वस्तुएं धूप में रखें तो क्या होता है। ये तो भाई नॉर्मल सा लॉजिक है, जितने भी लोग ये सब करते होंगे उनको पता होगा। उनको धूप में रखेंगे तो क्या हो जाएंगी? सूख जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सूख जाएंगी। अच्छा, ये किसके कारण होता है? क्योंकि आपको पता है कि सूर्य में क्या होती है, सूर्य में कौन सी ऊर्जा होती है? सौर ऊर्जा होती है। और सूर्य इतना गर्म होता है कि पृथ्वी पर जो चीज़ होती है उनको धीरे धीरे सोखता रहता है। जैसे एक तालाब में पानी है तो कुछ समय बाद वो पानी खत्म हो जाता है गर्मियों में टेम्परेचर हाई होने के कारण। तो ये सब भाई सूर्य करता है। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सूखने की प्रक्रिया में नमी कहाँ चली जाती है। तो सूखने की प्रक्रिया में जो नमी होती है वो वायु में मिल जाती है। जी हाँ साथियों, कहाँ मिल जाती है? वायु में, यानी वाष्पीकृत हो जाती है, वाष्प बनकर वो हवा में मिल जाती है। कब? जब किसी वस्तु को धूप में सुखाते हैं। क्लियर है ना। अगला प्रश्न कहा गया, हवाओं का चलना एवं वर्षा होना किसके कारण संभव है। तो हवाओं को चलना या वर्षा होना यह सूर्य की ऊर्जा के कारण संभव है। जो हवाएं चलती हैं और जो वर्षा होती है ये सूर्य के कारण ही होती है। इसका मेन कारण जो होता है वो होता है सूर्य। क्लियर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ईंधन से क्या तात्पर्य है। ईंधन से तो जो पदार्थ दहन की क्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं ईंधन कहलाते हैं। बिल्कुल, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। बिल्कुल, ज्वलनशील ईंधन, जो पदार्थ दहन की क्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें ईंधन कहते हैं। क्लियर है ना। ये ईंधन बहुत प्रकार के, तो ज्वलनशील ईंधन, पेट्रोलियम ईंधन, है ना, ये बहुत प्रकार के ईंधन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन भाई आप सभी लोग जानते हो कि परिवहन के जो साधन होते हैं मुख्य रूप से पेट्रोलियम पर निर्भर करता है। किस पे? पेट्रोलियम पे निर्भर करता है। ये चीज़ आप लोग, पेट्रोलियम माने पेट्रोल, जो पेट्रोल होते हैं वो वहाँ परिवहन के मुख्य साधन सबसे ज़्यादा इसी पर निर्भर करते हैं। चीज़ें क्लियर है ना। वेरी गुड। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है। तब आपको पता है विद्युत ऊर्जा का उपयोग पंखा, मशीनों, फ्रिज,
टीवी, कूलर आदि चलाने में विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसा पेपर में आया भी है पिछले साल कि निम्नलिखित में से विद्युत ऊर्जा से क्या चलाया जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो 4 ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन होगा वही आपको चुनना है। क्लियर है ना, बहुत शानदार। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहा गया बायोगैस से क्या तात्पर्य है। बायोगैस से क्या तात्पर्य है या बायोगैस किसे कहते हैं। तो गोबर गैस से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो गैस उत्पन्न होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। और याद रखना बायोगैस का जो दूसरा नाम होता है उसे हम गोबर गैस भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बायोगैस को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो सर उसको गोबर गैस के नाम से जानते हैं। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं। ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं, तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है वो हमारे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत या सीमित स्रोत कहलाते हैं। समझ रहे हो ना। मैंने ये आपको एक दिन क्लास में बताया भी था। मैंने आपको ये क्वेश्चन है आपका ऊर्जा का सीमित स्रोत मतलब अनवीकरणीय स्रोत। कौन सा स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत। ऐसे स्रोत जिनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है खत्म होने पर, वे हमारे असीमित स्रोत कहलाते हैं। ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है वो मेरे असीमित स्रोत कहलाते हैं। क्लियर है ना। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है आपका आवर्षण विधि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। आवर्षण विधि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, डीजल आदि को बनाने में आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। तो जैसे आपको पता है कि पेट्रोलियम और डीजल, मिट्टी का तेल बनाने में क्या किया जाता है, कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवर्षण विधि। ठीक है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवर्षण विधि। ओके। अगला प्रश्न कह रहा है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो ऐसे ईंधन जो हमारे कोयला और पेट्रोलियम से मिलकर बनते हैं उनको क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। यानी कोयला एवं पेट्रोलियम ईंधन को क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्लियर है ना। देखिए क्लियर है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे वीडियो के जस्ट बाद अब अवेलेबल करा दी जाएगी, तो जितने भी साथी टेलीग्राम पे हैं वहाँ से इसकी पीडीएफ लोड कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न कहा गया है ऊर्जा के सीमित स्रोत यानी कि नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं। ऊर्जा के असीमित स्रोत जो सीमित नहीं यानी नवीकरणीय स्रोत कौन कौन से। तो वायु, जल, बायोगैस, सूर्य, पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्जा की नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जो पुनः प्राप्त हो जाएं या इनको क्या कहते हैं, सीमित स्रोत कहेंगे, असीमित स्रोत कहेंगे, क्या कहेंगे, असीमित स्रोत कहेंगे। क्लियर है ना। क्योंकि वायु कभी नष्ट नहीं की जा सकती, जल कभी खत्म नहीं किया जा सकता, बायोगैस बना भी सकते हैं, जल फिर से हम लोग निकाल सकते हैं, सूर्य पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। क्लियर है ना। ओके। अगला प्रश्न रुधिर का ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। तो इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनी है, आप लोगों ने सुना देखा भी होगा, रुधिर परिसंचरण तंत्र के ऊपर है ना। तो रुधिर से ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो भोजन से प्राप्त होती है। किससे सर, भोजन से प्राप्त होती है। जो भोजन करते हैं उसी से जो मेरे शरीर में जो ब्लड है उसको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। अगला प्रश्न जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कौन से साधन आवश्यक हैं। तो जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमको पता है सबसे पहले तो हमको भोजन चाहिए, फिर हमको अपना बदन ढकने के लिए कपड़े चाहिए, हमको रहने के लिए मकान चाहिए, हमको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यातायात चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात हमको शिक्षा मिलनी चाहिए। हम एक शैक्षिक गुण वाले व्यक्ति हों और मनोरंजन के साधन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। चीज़ें क्लियर है ना। जीवन के अस्तित्व में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर इतनी चीज़ें आपके पास हैं और केवल आपके पास अगर शिक्षा नहीं है मेरे दोस्त, क्या नहीं, शिक्षा नहीं है, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्लियर है। अगला प्रश्न कह रहा है वैकल्पिक ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं। वैकल्पिक ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं। तो आपको पता है सौर ऊर्जा, गतिमान ऊर्जा,
जल, समुद्री ज्वार भाटा, जैव मात्रा, ये सब वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं। अच्छा, यहाँ से ज्वार किसे कहते हैं, ज्वार और भाटा किसे कहते हैं, ये आपको पता। समुद्र में जल जो लहरें आती हैं, लहरों के ऊपर उठने को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। जब लहरें ऊपर उठती हैं उसको ज्वार कहते हैं, और जब लहरें नीचे गिरती हैं उसको हम लोग भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, तो टेंशन मत लेना। क्या कि समुद्र में लहरों को ऊपर उठने को ज्वार तथा गिरने को भाटा कहते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न कहा गया, सोलर कुकर से आपका क्या तात्पर्य है। सोलर कुकर से आपका क्या तात्पर्य है, तो कहा गया सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसको सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाने में उपयोग किया जाता है। जो सोलर कुकर है, आपने देखा होगा, मैंने डायग्रामेटिक आपको समझाया था कि क्या होता है कि यहाँ पर एक बॉक्स बना होता है, ऐसे करके आपका एक बॉक्स बना होता है। उस बॉक्स में अंदर क्या होता है तुम्हारा, एक अंदर ऐसे करके एक प्लेट लगी होती है। उस प्लेट पे कुकर रख दिया जाता है, तो वो ऊष्मा से क्या करता है, ऊष्मा से वो अपना बना लेता है भोजन। ठीक है ना। तो क्या होता है कि सूर्य के में जो प्रकाश, सूर्य ऊर्जा को जो ऊष्मा के रूप में एकत्रित कर लेता है, वो सोलर कुकर भोजन पकाने में उपयोग कर देता है। क्लियर। अगला प्रश्न कहा गया मेरा, सौर सेल किसे कहते हैं, या सोलर सेल किसे कहते हैं। तो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की शक्ति को सौर सेल कहते हैं। सूर्य की जो प्रकाश की ऊर्जा होती है, इसको विद्युत ऊर्जा में जब बदल दिया जाता है तब इसको हम सोलर सेल कहते हैं। अधिक संख्या में विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़ा जाएगा, जिसे सोलर पैनल कहते हैं। ये मैंने आपको डायग्रामेटिक समझाया था। हो सकता है आप अगर ये पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में वो चीज़ छप रही हो। मैंने बताया था ऊपर पैनल लगा होता है ना, मैंने बताया था ऐसे पैनल लगा होता है, और पैनल से क्या होता है तुम्हारा, पैनल से ऐसे करके एक छड़ जुड़ी होती है, वहाँ से क्या होता है तुम्हारा ऐसे तार निकले होते हैं, नीचे आपका एक बैटरी रखी होती है, यहाँ ऐसे करके बीच में ना कुछ बने होते हैं, इनको भी एक नाम कहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ें आपने सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है ना, तो टेंशन मत लेना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पवन ऊर्जा क्या है। पवन ऊर्जा, तो पवन मतलब वायु, ऐसी ऊर्जा, तो वायु के गतिशील, वायु के चलने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। आपको पता है वायु का पर्यायवाची पवन होता है, तो इसीलिए पवन से क्या, वायु। ऐसी ऊर्जा जो हवा के चलने से प्राप्त होती है उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्या जल ऊर्जा का स्रोत है। बोलिए, क्या जल ऊर्जा का स्रोत है। तो बिल्कुल जल हमारा क्या हो जाएगा, ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। कैसे, क्योंकि बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। इस गतिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रकार बहता हुआ जल ऊर्जा का स्रोत है। आपको पता होगा बड़े से बड़े बांधों पर जल को रोक कर उसको टरबाइन की पंखुड़ियों पर गिराते हैं, और टरबाइन की पंखुड़ियों से क्या करते हैं हम लोग, बिजली उत्पन्न करते हैं। जब टरबाइन की पंखुड़ियां नाचती हैं तब बिजली वहां पर उत्पन्न होती है। तो जल क्या हो जाएगा मेरा, एक ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत शानदार। चलिए अगला प्रश्न देखते, क्या ज्वार भाटा ऊर्जा के स्रोत हैं। क्या ज्वार भाटा ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ज्वारी लहरों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। ये जो लहरें उठती हैं उसमें बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। अभी बताया कि बहते हुए जल को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस ज्वार भाटा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। भारत में ज्वारीय जल से विद्युत ऊर्जा तैयार की जा रही है तथा इस पर नवीन खोज तथा शोध कार्य भी चल रहा है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई ना कि ज्वार भाटा से क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। क्योंकि जब लहरें यानी ज्वार में जब लहरें ऊपर उठती हैं तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा का प्रयोग करके हम लोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहा गया है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये पेपर में बनता है। तो क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। कहा गया है तुमसे कि ऊर्जा के संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, केवल एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। मैंने बताया ऊर्जा को हम कभी नष्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों,
क्योंकि हमको पता ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत क्या है, सूर्य है। क्या सूर्य को हम नष्ट कर सकते हैं? अरे नहीं नष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते, उसको एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में, तो ये सब कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उत्पन्न की जा सकती ना ही नष्ट। अतः ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सदैव नियत रहती है, स्थित रहती है। चीजें क्लियर। चलिए अगला प्रश्न कहा गया सरल मशीन किसे कहते हैं? सरल मशीन किसे कहते हैं? ऐसे साधन, क्या सर? ऐसे साधन जो कार्य में सरलता, सुविधा और तेजी करने में सहायक होते हैं सरल मशीन कहलाते। भाई सरल का मतलब क्या होगा? सिंपल। ऐसी मशीनें जिनसे हम कार्य को सफलतापूर्वक, सुविधापूर्वक और आसानी से कर सकते हैं, मेरी सरल मशीनें कहलाती हैं। क्लियर है ना? बहुत शानदार। चलिए अगला प्रश्न है सरल मशीन का एक उदाहरण। तो भैया एक उदाहरण क्या हो जाएगा? चाबी हो जाएगी मेरी सरल मशीन। आपको पता चाबी से ना तो कट सकते हैं, ना भारी होती है, और इससे बड़े से बड़ा ताला हम लोग खोल सकते हैं ना। बिल्कुल शानदार, ये तो आप लोग पता ही होगा। अगला प्रश्न सरल मशीन के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। सरल मशीन के कितने प्रकार होते हैं? तो सरल मशीन के निम्न प्रकार होते कौन कौन से? पहला हो गया आपका उत्तोलक, दूसरा हो गया पेंच, घिरनी, झुका तेल और पहिया तथा धुरी। ये होते हैं सरल मशीन के प्रकार। एक बार मैं आपसे फिर बता दूं कि ये जो PDF है टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, तो वहां से वीडियो के बाद तुरंत जाकर आप लोग टेलीग्राम से PDF को डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा घिरनी को समझाइए। घिरनी क्या होती है? तो घिरनी एक सरल मशीन है। यह चल तथा अचल दोनों तरह व्यवस्थित रहती है। घिरनी एक सरल मशीन है, यह चल और अचल दोनों तरह व्यवस्थित रहती है। क्लियर। उत्तोलक कितने प्रकार के होते? तो ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उत्तोलक कितने प्रकार के होते? उत्तोलक आपके 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। अब इन उत्तोलकों में आयास होता है, आयाम होता है, आलम्ब होता है। तो ये कहाँ होता है? जब उत्तोलक के प्रकार डिस्कस करेंगे तब उस वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्तोलकों का एक एक उदाहरण बताइए। प्रथम उत्तोलक हैंड पंप, द्वितीय उत्तोलक पहिए वाली ट्राली, तृतीय उत्तोलक चिमटी। तो ये सब क्या होता है, ये कैसे होता है, ये आपको बताया जाएगा, टेंशन मत लेना। अगर आपको नहीं पता है तो दिक्कत बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है ना। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कराया जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जाए झुके तल की सहायता से आप किस तरह का कार्य आसानी से कर सकते हैं? झुके तल की सहायता से, तो झुके तल की सहायता से भारी भार को ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं। आपको पता होगा अगर ये ट्रक की कोई एक छत होती है, बहुत से साथियों ने देखा अगर कभी मार्केट में गए होंगे तो उनको ना ट्रक वगैरह कुछ पिकअप वगैरह खड़ी मिली हुई होंगी। तो जब वो ऊंची रहती है तो ज़मीन से अगर बोरियां वगैरह कुछ भी माल उस पर लादना होता है तब क्या करते हैं, वहाँ पर एक क्या करते हैं, झुका तल बनाते हैं। ऐसा करके झुका के उसमें ऐसे ना चढ़ने वाला पटरा वटरा वगैरह कुछ भी रख देते, तब कोई बंदा आता है तो इस पर चढ़ के आसानी से उस पर माल लोडिंग कर सकता है, ठीक है ना। तो ये होता है झुके तल की सहायता से हम कार्य को बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। क्लियर। चलिए भाई अगला प्रश्न कहा गया कोशिका क्या है? बहुत शानदार, ये बहुत डीपली आपको बताया गया है। तो मानव शरीर जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है उन्हें क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। या आप ऐसे समझ लीजिए कोशिका जीवन की सूक्ष्मतम इकाई है। कोशिका जीवन की सूक्ष्मतम इकाई है। तो ये क्लियर हो गया ना कोशिका क्या होता है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया केंद्रक क्या है? केंद्रक क्या है? ये मेरा लास्ट प्रश्न है। तो ये केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका के मध्य में स्थित होता है। मध्य मतलब ठीक बीचों बीच में। डायग्रामेटिक मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। डायग्रामेटिक मैंने आपको बताया था। तो अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हो। और कोशिका रस का ही संघन पिंड है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है।
केंद्रक ही कोशिका की जीवन है। अगर कोशिका का जीवन पूछेगा सर, कोशिका का क्या पूछेगा, अगर कोशिका का जीवन पूछेगा तो कोशिका का जीवन क्या होता है, केंद्रक होता है। सो फाइनली फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखा। वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताना, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। चूंकि आज रमन सर की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इसलिए वो आज वीडियो नहीं शूट कर पाए हैं, लेकिन आपको वीडियो मिल रही। सुबह 9 बजे आपको मैम की क्लास मिली, अब 2 बजे आपको साइंस की क्लास मिल रही है, 6 बजे आपकी इंग्लिश क्लास होगी और 8 बजे आपकी मैथ की क्लास होगी, वो भी वेरी जबरदस्त, यानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है ना। तो ठीक है, टेक केयर, गुड बाय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।